हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आपको जैसा कि पता है कि हम अभी फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं एमपीसी 005 रिसर्च मेथड्स का। उसका पार्ट 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं और अब मैं वीडियो डालने जा रहा हूं पार्ट 2 का। अब ये जो वीडियो है ये उसी का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च का प्रोसेस क्या है। तो अगर आप इस फ्लो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब एक एक फ्लो का जो स्टेप्स हैं उसको मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो क्या करते हैं, अभी ये डायग्राम आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करने का दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा और एक एक करके सारे स्टेप्स को हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, यानी रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप के तरीके को हम समझते हैं। तो टोटल जो है 9 स्टेप्स होते हैं। उनका एक एक्रोनिम बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको ये स्टेप्स याद रखने में आसानी होगी। तो 9 स्टेप्स को याद रखने के लिए हम एक्रोनिम बना सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं IFICRDSACP। तो आप इसको याद कर लेंगे तो आपको सारे प्रोसेसेस का फर्स्ट लेटर याद हो जाएगा, फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम में डिटेल में लिख सकते हैं। तो IFICRDSAC सैक एंड P। तो अब आई में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। मान लीजिए आपको ये जानना है कि बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस पर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले अपने रिसर्च का टॉपिक या क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, ये आपकी क्यूरियोसिटी से आता है। यानी अगर आप सोचते हैं किसी चीज को लेकर क्यूरियस होते हैं तभी ये क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन या प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है तो आप उसे क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी पीछे जितने लोगों ने भी इस पर रिसर्च किया होगा, कुछ लिखा होगा, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। उसको पढ़कर देखेंगे ताकि आपके क्वेश्चन को बेकार ना दोहराया जाए। हो सकता है इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कोई आंसर कर चुका हो, तो आप वहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने आंसर नहीं किया या कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप और रिसर्च कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब है कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी समझा था कि बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस पर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है। ये हमारा मान लीजिए प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। अब हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। आइडिया हमने बताया था ना, हाइपोथेसिस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया। तो आप सोच रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया यूसेज बढ़ता है तो उनकी स्कूल परफॉर्मेंस गिरती है। आपने ये हाइपोथेसिस बनाया। यानी हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेम्पररी आइडिया होता है जो आप टेस्ट कर सकते हैं। आप टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई आइडिया तो बनाना पड़ेगा, तभी तो उसको टेस्ट करेंगे। तो ये आपके थ्योरी या ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। हाइपोथेसिस आपको डेटा कलेक्ट करने से पहले बनाना होता है ताकि आप जिसे टेस्ट कर सकें। अब आपको टेस्ट करना था कि सोशल मीडिया का बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस पर कोई असर होता है कि नहीं। तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाया कि अगर स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया यूसेज बढ़ता है तो उनकी स्कूल परफॉर्मेंस गिरती है। ये हाइपोथेसिस आपने बना लिया। अब क्या करेंगे आप हाइपोथेसिस बनाने के बाद, आइडेंटिफाइंग, मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। ये अगला स्टेप है, तीसरा स्टेप। आपके केस में सोशल मीडिया यूसेज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज करना है और स्कूल परफॉर्मेंस को डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंपैक्ट हो रहा है, ये माना जाएगा। तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे, जो चेंज होता रहे। ठीक है, तो इसमें से एक होता है जिसको हम घटाएंगे बढ़ाएंगे और दूसरे पे देखेंगे उसका क्या असर होता है। तो हम यहाँ घटाएंगे बढ़ाएंगे क्या, सोशल मीडिया का यूसेज।
तो सोशल मीडिया का जो यूसेज है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इम्पैक्ट हो रहा है उसकी वजह से जहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, जो डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो क्या है, बच्चों का स्कूल परफॉर्मेंस, वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिसर्च में आपको वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है। ये वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जो आप स्टडी करेंगे, आपको क्लियर डेफिनेशन देकर उन्हें मेजर करना होता है, ताकि आपको डिफाइन करना पड़ता है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कितना हम इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे और डिपेंडेंट पे क्या क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। ये सब करने के बाद हमें एक रिसर्च डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है, फॉर्मुलेट करना पड़ता है। अब क्या होता है, आप डिसाइड करते हैं कि आप सर्वे मेथड यूज़ करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया यूसेज और परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन करेंगे। अब आपको डेटा चाहिए, डेटा के लिए आपने मान लीजिए सर्वे का यूज़ किया, एक फॉर्म बना दिया, लोगों से जाके पूछें, और जिसमें आपने सोशल मीडिया का यूसेज देखा उनका, उसके बारे में पूछा, और इसके बारे में आपने क्वेश्चन किया कि उससे उनके परफॉर्मेंस पर कितना इम्पैक्ट होता है। तो ये स्टेप रिसर्च का ब्लूप्रिंट बनता है, यानी फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। आप कैसे रिसर्च करेंगे या करने वाले हैं, ये तो रिसर्च तो करना पड़ेगा ना आपको। अभी तक तो हम आइडियाज़ ही बना रहे थे, अब उसको लोगों से जाके पूछना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, और इसमें हमने यूज़ किया सर्वे मेथड का। तो ये एक ब्लूप्रिंट बनाता है रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आप रिसर्च का प्लान बनाते हैं, जैसे कि किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, किस टाइम फ्रेम में, और कौन से टूल्स यूज़ किए जाएंगे। आपको एक्सट्रेनियस यानी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को कंट्रोल करने का प्लान बनाना पड़ता है। तो ये सब कुछ कैसे आप पूरा रिसर्च करने वाले हैं उसको बोलते हैं फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन आपने बना लिया, हमने क्या यूज़ किया था, सर्वे मेथड का अपने एग्जाम्पल में। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, कंस्ट्रक्टिंग डिवाइसेस फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। डेटा कलेक्शन हो गया, हम डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे ये हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ करेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए और मेजरमेंट के लिए, क्योंकि हमें मेजर भी तो करना पड़ेगा ना डेटा को। आप एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सोशल मीडिया यूसेज और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चंस उसमें आपने रखे होते हैं। तो आपको अपनी रिसर्च को मेज़र करने के लिए टूल्स बनाने पड़ते हैं, जैसे क्वेश्चनर मैंने यूज़ किया अभी, उसके बाद इंटरव्यूज़ भी हो सकता है, आप डायरेक्टली जाके इंटरव्यू कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। अगर ये टूल्स अवेलेबल नहीं है तो आपको नया टूल चेक करना पड़ता है, बहुत से टूल्स होते हैं। तो आपने ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट डिवाइसेस कंस्ट्रक्ट कर लिए कि हम क्वेश्चनर यूज़ करेंगे। इसमें हम अपने एग्जाम्पल से भी समझ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, अलग अलग एग्जाम्पल्स में, कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बदल जाएंगी। छठा स्टेप होता है सैंपल सिलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन। तो अब हमने देख लिया कि हमने एक सर्वे मेथड चूज़ किया रिसर्च डिज़ाइन में, फिर हमने उसमें क्वेश्चनर बनाया जो था हमारा ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट डिवाइस। अब हमने क्या किया, सैंपल सिलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन करना है। आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने स्कूल के 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और उनसे सर्वे करेंगे। तो आपको डेटा जो है कलेक्ट करने के लिए लोग भी तो चाहिए, सैंपल भी तो चाहिए। तो आपने एक स्कूल में 100 बच्चों को चुना, वो हो गया आपका सैंपल सिलेक्शन। अब वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। ये स्टेप में आपको पॉपुलेशन से एक सैंपल सेलेक्ट करना होता है, सैंपल का साइज़ और सिलेक्शन मेथड केयरफुली चूज़ करना होता है कि कितने लोगों को सैंपल में रखना है, कैसे लोगों को रखना, कहीं एक ही जैसे लोग ना आ जाए ताकि रिजल्ट बायस्ड ना हो जाए। तो ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है। आप सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स जैसे मेथड यूज़ कर सकते हैं इन पे। अब आता है हमारे पास डेटा जो है, हमने इनसे सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया, डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, उस डेटा को एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ये होता है 7वां स्टेप। तो आप डेटा को एनालाइज करते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनकी परफॉर्मेंस कितनी लो है। आपको डेटा से मान लीजिए ये पता चलता है। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए आप क्वांटिटेटिव यानी नंबर और क्वालिटेटिव यानी डिस्क्रिप्शंस, इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं।
आप स्टैटिस्टिक्स जैसे मीन, मीडियन, मोड हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था ना, वो सबका यूज़ करेंगे। ग्राफ्स बनाकर अपने डेटा को समझते हैं और हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। अब हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लिया, हमारे पास सारा डेटा आ गया, हमने उसको एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया। अब हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना कि फाइनली हुआ क्या, हमारे जो हमने क्वेश्चन फ्रेम किया था, हाइपोथेसिस किया था, उसका हुआ क्या। तो अगर आपका डेटा ये सजेस्ट करता है कि सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा होने से स्कूल परफॉर्मेंस गिरती है, तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो डेटा एनालिसिस करने के बाद आप अपने फाइंडिंग्स को जनरलाइज करते हैं, मतलब एक जनरल उसका कंक्लूजन निकालते हैं, देखते हैं कि आपके रिजल्ट्स बाकी पॉपुलेशन पर भी लागू होते हैं या नहीं। अगर फाइंडिंग्स नए हैं तो आप अपनी थ्योरी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हो गया कंक्लूजन ड्रॉ। अब आता है 9वां स्टेप यानी फाइनल स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन। आप अपने रिसर्च को लिखते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स और मेथड्स को उसमें एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं। तो फाइनल स्टेप में आप अपनी रिसर्च की रिपोर्ट बनाते हैं। ये रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि आपने क्या क्या किया है, कैसे किया है और क्या रिजल्ट आए हैं। आप अपने रिसर्च को साइंटिफिक जर्नल्स या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश करते हैं ताकि और लोग भी उससे बेनिफिट उठा सकें। तो इस तरह से ये स्टेप्स आपको एक साइंटिफिक अप्रोच देते हैं जिसमें आप रिसर्च को प्रॉपरली प्लान, एग्जीक्यूट और प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे 9 स्टेप्स जो हमने समझे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस के। अब आता है क्वेश्चन कि साइकोलॉजी में रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च इंसान के बिहेवियर को समझने और ज़िंदगी के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। साइकोलॉजिकल जो रिसर्च होता है ये फील्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मेडिकल साइंसेज और एजुकेशन में इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट लेके आया है। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में कौन कौन से एरियाज होते हैं रिसर्च के। तो साइकोलॉजी के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो साइकोलॉजी में हम लोग समझते हैं कि ये दिमाग से, कॉग्निटिव से। तो साइकोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हम माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, कॉग्निशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से एरियाज होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में। सबसे पहले लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये समझने में मदद करता है साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये समझने में मदद करता है कि लोग और जानवर कैसे सीखते हैं और उनका बिहेवियर किस चीज़ से मोटिवेटेड होता है। फिर दूसरा एरिया होता है परसेप्शन और कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये क्या एक्सप्लोर करता है, ये एक्सप्लोर करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारा परसेप्शन कैसा है और फिर हमारा कॉन्सेप्ट कैसे बनता है उस परसेप्शन के थ्रू। अगला एरिया है मेमोरी, यानी मेमोरी के बारे में भी रिसर्च करते हैं हम लोग। मेमोरी कैसे काम करती है और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये रिसर्च में समझा जाता है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के। इसके प्रैक्टिकल फ़ायदे क्या हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट, यानी बहुत से लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के नए और बेहतर तरीके रिसर्च से ही आए हैं। और भी ज़्यादा रिसर्च करके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और उसके ट्रीटमेंट के तरीके पाए जा सकते हैं और अभी बहुत से रिसर्च इसमें ऑलरेडी चल रहे हैं। दूसरा इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा है व्हीकल डिज़ाइन, यानी रिसर्च की वजह से व्हीकल्स को ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाया गया है। तीसरा है वर्क परफॉर्मेंस और हैप्पीनेस, यानी रिसर्च से ये पता चला है कि कैसे वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है और वर्कर्स को ज़्यादा खुश रखा जा सकता है। तो ये तो कुछ प्रैक्टिकल फ़ायदे हैं, कुछ कुछ जो बता दिए, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साइंटिफिक नेचर ऑफ रिसर्च ये क्या चीज़ है। इसको ऑलरेडी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से आया है तो फिर से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। तो इसमें आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। साइकोलॉजिकल रिसर्च में
कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ होता है जिससे साइंटिफिक एक्यूरेसी मेंटेन होती है। यानी हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पहले भी पढ़ा था, अब वही हम लोग समझ रहे हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी नहीं, लगभग वही रहेंगी। वेरिएबल्स का कंट्रोल होता है साइंटिफिक रिसर्च में। अब वेरिएबल्स का कंट्रोल नॉर्मल रिसर्च में भी होता है, साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी होता है। तो प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन से की फैक्टर्स को आइसोलेट किया जाता है और बाकी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, यानी वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है। साइंटिफिक नॉर्म्स, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस साइंटिफिक तरीके से होते हैं ताकि रिजल्ट्स रिलायबल हों। तो ये साइकोलॉजी में जब साइंटिफिक नेचर ऑफ रिसर्च होता है उसके बारे में बात हो रही है। फिर आता है क्वालिटेटिव अप्रोच, यानी रिसर्च में ऑब्जर्वेशंस को नंबर्स में बदल के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझा जाता है। ये होता है क्वांटिटेटिव। जहाँ पे भी क्वांटिटेटिव वर्ड आए तो आप समझ लेना नंबर्स। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जैसे मैंने बोला था, बाद में अगले चैप्टर्स में आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिव मतलब नंबर हो गए और क्वालिटेटिव मतलब डिस्क्रिप्शन। अभी इतना ही आप जान लो। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है? साइकोलॉजिकल रिसर्च इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को समझने और बेहतर बनाने में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम एक रिसर्च करें जो एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट के बारे में हो, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके ये समझने की कोशिश करता है कि किस ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये रिसर्च फाइंडिंग्स हमें हेल्प करती हैं इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने में, जो एंजाइटी से अफेक्टेड लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो ये प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके इंश्योर करता है कि रिजल्ट्स जो हैं रिलायबल और वैलिड हो, जिससे साइकोलॉजी को एक साइंस के रूप में आगे बढ़ने में मदद मिलती रहे। इस तरह से रिसर्च सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका भी प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 1 ऑन रिसर्च मेथड्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने मेरे वीडियो को इतनी ध्यान से देखा, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, इस टॉपिक को समझने में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।